गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का केमिस्ट्री विद समर में बहुत ही स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपका फरवरी एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे डायरेक्ट एग्जाम में रहेगा। इसलिए आप लोग जितने भी बच्चे हैं कंटिन्यू क्लासेस को करें। और इसके पहले आपका पार्ट 1 हो चुका है और आप पार्ट 1 जा करके जरूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। पूरा कंसेप्ट को हम लोग एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में हिंदी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन यूज्ड इन मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब होता है मोलरता। ठीक है, मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोलरता। तो मोलरता में कौन सा यूनिट यूज करते हैं हम लोग बताना है। तो मोलरिटी का मतलब हम लोग जानते हैं, पहले डिफिनेशन की बात करेंगे। तो मोलरिटी को हम जानते हैं कि किससे इंडिकेट करते हैं। मोलरिटी को हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि प्रति लीटर विलियन में घुले मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरिटी कहलाती है। ठीक है, और इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, तो वो हमारा मोलरिटी होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स आया और पर लीटर। ठीक है, तो दैट मीन्स कि पहला ऑप्शन मेरा क्लियर यहाँ पर दिख रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। दैट मीन्स इस ऑप्शन में क्लियर है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, दैट मीन्स कि मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का सबसे पहले आप लोग प्रयास करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा ठोस समाधान एक उदाहरण है। मतलब कि ठोस विलयन का कौन सा एग्जांपल है, आपको याद रखना है। मतलब कि ठोस विलयन का मतलब, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि सॉलिड डाला गया हो उसमें, तो वो किसका एग्जांपल है। तो पहला क्या है? सोने में घुला हुआ कॉपर। सोने में अगर हम कॉपर को डाल देंगे तो क्या वो सॉलिड का होगा? कि इथेनॉल के पानी में घुला हुआ, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, इथेनॉल पानी में घुला हुआ, तो वाटर में इथेनॉल डाल देंगे। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। इसका मतलब जल में अगर इथेनॉल को डाल देंगे तो ये मेरा सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। तो आपको ये दिमाग में सेट रखना है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल को पानी में डाल देंगे तो वो सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज को अगर वाटर में डाल देंगे तो ये तो कम्प्लीटली घुल जाता है, सॉलिड को नहीं बनाता है। हम ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। और NaCl को भी डालते हैं तो ये क्या होता है? सॉलिड नहीं बनाता है। और कॉपर डिसोल्व इन गोल्ड, कॉपर क्या होता है गोल्ड में, ये भी सॉलिड नहीं बनाता है। लेकिन इथेनॉल को जब डालेंगे हम लोग वाटर में तो ये सॉलिड बनाता है। अब ये 30 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। द्रव्यमान द्वारा 20 ग्राम वाले विलयन में इथाइल इथेलिन ग्लाइकोल का मोल अंश निकालिए। हमें क्या करना है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेलिन ग्लाइकोल। हमें इथेलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या करना है, हम लोग इथेलिन ग्लाइकोल बना लेना है। इथेलिन ग्लाइकोल क्या होता है हम लोग जानते हैं, CH2 CH2OH, इसी को हम लोग इथेलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इथेलिन ग्लाइकोल इसको बोला जाता है। दैट मीन्स इसका कंप्लीट फॉर्मूला आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 और इधर हो जाएगा H6 और O2 हो गया। ठीक है, C2H6O2 ये हो गया इथिलीन ग्लाइकोल। तो हमें इसका क्या निकालना है? मोल अंश निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब हमें एक्स निकालना है। एक्स किसका निकालना है? हमें इथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है। शॉर्टकट में हम इजी लिख सकते हैं यहाँ पर। किसका निकालना है? इथिलीन ग्लाइकोल का हमें मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश का फॉर्मूला जानते हैं, जिसका मोल अंश निकालना पड़ता है उसी का मोल बटे टोटल विलय और विलायक का मोल। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी हम लोग ने कंसेप्ट में, मेरे बच्चे जितने भी पढ़े हैं, कि हम लोग ए और बी को मिलाते हैं तब एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, और हम लोग शुरू से क्या कर रहे हैं, बी को सोल्यूट मानते हैं और ए को सॉल्वेंट। मतलब बी को हमेशा डालते हैं ए में। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 20 ग्राम इथेलिन ग्लाइकोल मिला हुआ है। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया मेरा, 20 ग्राम वाला हो गया।
तो डेफिनेटली ये क्या होगा, तब 80 ग्राम होगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, डाटा लिखते जाएंगे हम लोग। तो इस 80 ग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, और ये 80 ग्राम मेरा क्या हो गया, गिवन वेट हो गया, तो इसको हम लोग WA से लिखेंगे। किससे लिखेंगे इसको, WA। सबसे पहले आपको लिखने आना चाहिए, डाटा को, क्वेश्चन को पढ़ना है, और डाटा लिखने अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे। तो WA का मतलब दिया गया द्रव्यमान विलायक का 80 है। तो और हम क्वेश्चन में चूंकि विलायक क्लियर नहीं है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करना है, आपको वाटर ही मान लेना है। इसका मतलब इसी वाटर का आणविक द्रव्यमान, स्मॉल m लिखने का मतलब आणविक द्रव्यमान कितना होता है, इसका हम जानते हैं कि 18 होता है। उसी प्रकार इथाइलिन ग्लाइकोल का हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरा, दिया गया द्रव्यमान हो गया, तो ये डब्ल्यू भी दिया हुआ है मेरा। तो उसी प्रकार यहाँ से निकाल लेंगे एम बी, तो इथेलिन ग्लाइकोल का एम बी निकालेंगे कितना हो जाएगा, हम लोग इथेलिन ग्लाइकोल का एम बी निकालते हैं। तो यहाँ कार्बन 6 दूना कितना हो गया, 12, सॉरी, एक कार्बन का 12 होता है, तो यहाँ पर 2 है, तो 12 दूना 24 हो गया, और हाइड्रोजन का 6 हो गया, और इधर ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूना 32। ठीक है, तो टोटल में कितना हो गया, 62 हो गया। यहाँ कितना हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, 80/18। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 80/18 को डिवाइड करेंगे तो लगभग 4.44 आएगा। 18 चौक 72, फिर 18 चौक 72। उसी प्रकार हम इसका भी निकाल लेते हैं, मोलों की संख्या, मोलक संख्या फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान मेरा 20 है, और आणविक द्रव्यमान मेरा 62 है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.322 इतना आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा गला में प्रॉब्लम हो गया है। और उसके बाद क्या करते हैं, हमें किसका मोलंश निकालना है, इसका। अब मोलंश का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका मोलंश निकालना है उसी के मोलों की संख्या, तो किसका निकालना है, इथेनिल ग्लाइकोल का। और बी को हम लोग क्या मान के चले, इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब बी को डाले, इसका मूल कितना हो गया, 0.322। उसके मोलों की संख्या बटे टोटल, बटे टोटल कैसे क्या करेंगे, टोटल में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.44 और प्लस 0.322। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद लगभग डाटा आपका 0.067 आएगा। कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर लगभग तो ये 0.067। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन दिया है तुरंत आप जज कीजिए कि 20 ग्राम वाले विलयन में इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल अंश क्या होगा। इसका मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल को डाला जा रहा है। ठीक है, और जिसको डालते हैं वो मेरा विलय होता है। जिसको डालते हैं हम लोग हमेशा बी मान के चलते हैं। एग्जाम में क्या करना, जब भी इस तरह क्वेश्चन है, पहले ही इस काम को जो जिसने कर लिया उसके लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। ठीक है, ये काम करना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉल्वेंट डिपेंड्स। एक विलायक में किसी पदार्थ की घुलनशीलता, मतलब कोई पदार्थ घुल रहा है, कोई पदार्थ घुल रहा है, तो किस पर डिपेंड करेगा। जब तापमान बढ़ाएंगे तो भी घुलने की तरफ बढ़ जाएगी, दाब को बढ़ाएंगे फिर भी घुलेगा। देखते हैं ना, हम प्रेशर देके डालेंगे, घुलाने का प्रयास करेंगे तो वो भी घुल जाता है। विलय और विलायक की प्रकृति पर, हाँ डेफिनेटली, जैसा प्रकृति रहेगा वैसा घुल जाएगा। जैसे कि हम मान लीजिए चीनी का अगर छोटा दाना, नहीं दाना हम देते हैं जल्दी घुल जाता है, मोटा दाना लेंगे तो थोड़ा लेट से घुलेगा। इस तरह से समझ सकते हैं हम। दैट मीन्स कि मेरा आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस नियम ने तरल गैसों में घुलनशीलता की व्याख्या की थी, याद कीजिए। विच लॉ एक्सप्लेन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस का लिक्विड में सोल्युबिलिटी को हेनरी ने बताया था। किसने बताया था, याद कीजिए आप लोग। इसने बताया था, हेनरी ने बताया था। चलिए झटके में हम लोग एक मिनट के अंदर में थोड़ा हेनरी लो को रिवाइज कर लेते हैं। तो हेनरी लो क्या कहता है, हेनरी लो कहता है आंशिक दाब, जो गैस का जो दाब होता है गैस का लिक्विड में, वो प्रोपोर्शनल होता है उसी के मोल फ्रैक्शन का। और मोल फ्रैक्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट, जिसको हम लोग केएच से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हेनरी का लो है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी लो। और राउल्स लो क्या कहता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। राउल्स लो क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को, जैसे कि हम ए और बी को मिला करके एक सॉल्यूशन का निर्माण कर रहे हैं, तो राउल्स लो क्या कहता है, किसी भी सॉल्यूशन के प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब है उसी के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है कि नहीं।
उसी प्रकार पी बी समानुपाती हो जाएगा एक्स बी। और यहाँ से याद कीजिए आप लोग, जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाते थे तो यहाँ पर क्या आता था, पी नोड ए एक्स ए आएगा, और यहाँ पर पी बी और ये पी नोड बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी नोड बी एक्स बी। ठीक है, यही मेरा राउल्स का लॉ है। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड दोनों कंबाइन कर देंगे तब मेरा एक कंप्लीट लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो राउल्स का लॉ ये कहता है, और बोयल्स का लॉ तो हम लोग जानते हैं, और चार्ल्स का लॉ ये आपका फर्स्ट ईयर कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो ये हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीपीएम में विलयन की सांद्रता क्या होगी जब इतना ग्राम, दैट मीन्स कि पीपीएम में हमको सांद्रता निकालना है। पीपीएम में, पीपीएम का कंसेप्ट क्या होता है कि हम जानते हैं, पीपीएम में सांद्रता जब भी निकालते हैं तो क्या होता है, उसका ग्राम में, और बाय वॉल्यूम हम लोग लेते हैं एमएल में। क्या लेते हैं, एमएल में, और एमएल में दिया हुआ है। सिर्फ इतना याद रखना है कि पीपीएम में निकालेंगे तो 10⁶ से इंटू करना पड़ता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसका कितना ग्राम दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है, और एमएल कितना है इसका, 10 है, और इंटू 10⁻6 ओनली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10⁶, ये 10⁶ खत्म हो गया, यहाँ बच गया 2×5 = 10। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर, 1/5, सॉरी 1/5, और 1/5 का मतलब हो गया 1/5 का मतलब 0.2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये आपका सॉल्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आज स्पेशली सीरीज में सॉल्यूशन का ही लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.05 ग्लूकोज विलियन निम्नलिखित में से किस विलियन के साथ समद्विबाहुक ऑस्मोटिक है। दैट मीन्स कि 0.05 एम ग्लूकोज सॉल्यूशन इस आइसोस्मोटिक। ध्यान समझे, आइसो का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू से, आइसोमेरिज्म भी हम लोगों ने पढ़ा। आइसो का मतलब होता है इक्वल, मतलब कह रहा है कि दो गो सॉल्यूशन है, दोनों के पास आइसोटमोटिक है, आइसो ऑस्मोटिक है। दैट मीन्स यहाँ दो सॉल्यूशन कौन कौन सा है, तुरंत ध्यान से समझना है आप लोग को। एक सॉल्यूशन कह रहा है कि इधर मेरा ग्लूकोज है, और दूसरा सॉल्यूशन क्या क्या कह रहा है, एक, मतलब NaCl। चारों ऑप्शन में NaCl है, इसका मतलब कि दूसरा मेरा क्या है, NaCl ही है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि तो 0.05 ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोस्मोटिक विथ विच, मतलब इन चारों में से किसके साथ आइसोस्मोटिक है। तो हम जानते हैं ग्लूकोज के लिए अगर आई की मान कर, हम दैट मीन्स ग्लूकोज का पाई, पाई जी, ये इक्वल होगा किसके, पाई NaCl का। और हम जानते हैं पाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, परासरण दाब, परासरण दाब याद कीजिए आप लोग, क्या फॉर्मूला होता है इसको, आई और CRT क्या होता है, CRT, ये पाई बराबर CRT होता है। तो ये मेरा परासरण दाब कहलाता है। तो दोनों का परासरण दाब कहला है कि इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो 0.05 कहने का मतलब है कि ये ग्लूकोज का सांद्रता दिया हुआ है, ये ग्लूकोज के लिए सांद्रता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, I1 इसको मान लेते हैं आई। अगर ग्लूकोज के लिए हम आई का वैल्यू की बात करें तो ग्लूकोज के लिए आई का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये, और NaCl के लिए आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि NaCl जो होता है, याद कीजिए आप लोग, वांट ऑफ फैक्टर, वांट गुणांक कैसे निकालते थे। तब NaCl कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो वांट ऑफ गुणांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आयनों की संख्या टूटने के पहले, इस टूटने के बाद बटे टूटने के पहले। तो टूटने के बाद कितना था, 2, तो 2/1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक, यहाँ एक, टोटल 2 आयन। NaCl एक कंप्लीट यौगिक है, ये टूट करके 2 आयन देता है। तो आई निकालने का फॉर्मूला होता है टूटने के बाद के आयनों की संख्या बटे टू, बटे पहले। पहले तो एक ही होगा, 2/1 2 हो गया। आई का वैल्यू इसका मतलब इसके लिए 2 आ गया, और इसके लिए आई का वैल्यू 1 ही होता है ग्लूकोज के लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस डाटा को। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू तो 1 हो गया, और फॉर्मूला क्या, ICRT है, तो सी कितना है देख लीजिए, 0.05, और दोनों का टेम्परेचर और सेम होगा, और आर तो कॉन्स्टेंट, दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर
अब इसके लिए आए का मान 2, तो हमें इसी का निकालना है, तो इसको C2 मान लेते हैं। अब यहाँ से C2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.05/2। तो हम लोग सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको डिवाइड कर लेंगे तो मेरा आंसर लगभग 0.0025 आ जाएगा। ठीक है, 0.0025, ठीक है। तो मेरा आंसर हो गया C नंबर। ठीक है, तो मेरा आंसर C नंबर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ में आ गया। तो पाई क्या है, आप लोग याद रखना, ये परासरण दाब है। याद कीजिए परासरण दाब क्या कहलाता है, हम लोगों ने पढ़ा है। जब दो सॉल्यूशन को हम एसपीएम से सेपरेट कर देते हैं, किसे सेपरेट करते हैं, सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं। एक में क्या होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है, और एक में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन। तो जो सोल्यूट पार्टिकल दैट मीन जल के अणुओं का एसपीएम से होकर के जाने की प्रोसेस को ही परासरण कहते हैं। और ऐसा बाहर कोई दाब लगा देंगे, हम मान लीजिए इधर से कोई प्रेशर लगाए, तो इस मोलिकुल्स का अर्ध पराग में झिल्ली एसपीएम से होकर के हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाने का जो प्रोसेस होता है, उच्च सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को ही हम परासरण कहते हैं। और इस जाने की प्रक्रिया को ही रोक लगा देना, बाहर से कोई प्रेशर देकर के इस जाने की प्रक्रिया को रोक देना, परासरण को रोकना ही परासरण दाब कहलाता है, और इसको हम लोग पैसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 0.6, दैट मीन्स कि यूरिया का क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हाउ मच यूरिया इज रिक्वायर्ड इज टू बी डिजोल्व इन 3 kg ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, और डेफिनेटली इसका आंसर आपका आ जाएगा। आप लोग अगर सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर मेरा डी हो जाएगा 72 ग्राम। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को अप्लाई करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। दैट मीन्स कि आपको ध्यान देना है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इसका मतलब 293 केल्विन ताप पर 293 केल्विन की बात की जा रही है। जल का वाष्प दाब, इसका मतलब ये 17.535, दैट मीन्स कि प्योर अवस्था वाला है। हम जानते हैं कि शुद्ध अवस्था वाला की बात की जाती है तो क्या होता है कि वो पी नोड ए होता है। दैट मीन्स कि ये जल है और ये मेरा विलायक है, तो पी नोड ए कितना दिया हुआ है, 17.535। एकदम एग्जाम में न्यूमेरिकल बन जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो पी नोड ए मेरा दिया हुआ है, और इसका वेट भी दिया हुआ है, कितना ग्राम इसको डाला जा रहा है, हम देख रहे हैं कि 450 ग्राम। कितना ग्राम वाटर है, 450 ग्राम। और हम जानते हैं कि वाटर का आणविक द्रव्यमान भी कितना होता है, 18 होता है। तो उसी प्रकार से हम सोल्व करके तुरंत इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो 18 36, सॉरी, 18 दूना 36 और 18 पंचे 90, दैट मीन्स की मोलों की संख्या हम बात करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब जस्ट लाइक किसको डाला जा रहा है, डब्ल्यू बी, उसके बाद एम बी, ए और बी में आपको तुरंत बांट लेना है, उसी प्रकार एन बी, किसको डाला जा रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, का मतलब 25 ग्राम ग्लूकोज को डाला जा रहा है। और हम ग्लूकोज का मतलब समझते हैं, ये किस क्या है, C6H12 और O6, ये मेरा ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज हम लोग, ग्लूकोज के लिए क्या होता है, C6H12O6, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 12×6 = 72 और 12, दैट मीन्स की टोटल में 180। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दिक्कत थोड़ा सा समझ सकते हैं, एक कार्बन का 12 होता है, 12×6 = 72, फिर हाइड्रोजन का इधर 12 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16×6 = 96। तो हम इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका 180 ही आ जाएगा। सोल्व करेंगे यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, गिवन वेट और मोलिकुलर वेट, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 0.139, ये आ जाएगा 0.139। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्वेश्चन को ध्यान समझिए, कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ, तो जल का वाष्प दाब निकालना है। इसका मतलब घूमने के बाद जब हम देखिए,
एक बोतल में नॉर्मल वाटर है मान लेते हैं, अभी ये प्योर अवस्था में है, तो ये नॉर्मल वाटर है, दैट मीन्स कि अभी इसमें कुछ नहीं डाले हैं, तो इसका जो प्रेशर होगा उस दाब को हम इसको कहते हैं लोड। कहने का मतलब बिना डाला हुआ। लेकिन जैसे ही इसमें क्या किए हम लोग ग्लूकोज डाल दिए, तो जैसे ही वाटर में ग्लूकोज डाल देंगे तो इसका वाष्प दाब में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, दैट मीन्स कि अशुद्ध अवस्था वाला वाष्प दाब है, उसी को निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पी ए निकालना है। पी ए कहने का मतलब है घूमने के बाद का वाष्प दाब हमें निकालना है। तो याद कीजिए फॉर्मूला, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, पी नोट ए माइनस पी ए और बटे पी नोट ए, ठीक है। और इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बी पहले निकाल लेंगे। तो एक्स बी कैसे निकालेंगे, एक्स बी का फॉर्मूला मतलब होता है, एक्स बी यहाँ कहने का मतलब ग्लूकोज का, तो जिसके निकालना है मोल अंश, उसी के मोलों की संख्या बटे टोटल, बटे टोटल, ठीक है। तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स बी का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स बी का वैल्यू मेरा आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.00 और 5 डिवाइड करके आप लोग को देख लेना है, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स भी निकल गया। अब आराम से क्या करना है, आप लोगों को पुट करना है। देखिए दोस्त, थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। अब इसका सॉरी, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 17.535 और माइनस माइनस पी ए और बटे 17.535 और इक्वल टू कितना हो गया, 0.0055। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा, ठीक है, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो फाइनली हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद मेरा 17.44 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 17.44, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल है इसका आंसर 72 ग्राम होगा। आप लोग बनाइए और इसको घर में जाकर के देखिए, एकदम फॉर्मूला जो बताए हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर में, उस चैप्टर में सिर्फ फॉलो करना है और वहाँ लिखना है, जिस तरह से हम 9 नंबर में देखिए जैसे लिखे हैं पूरा डिटेल से, आप लोग क्या करना है वैसे ही लिखना है और 8 नंबर को बनाना है। और आप लोग बना करके कमेंट कीजिए, अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर के आएंगे फिर से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा कि नहीं बना, तब हम बता देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से बनना चाहिए, इसका आंसर 72 ग्राम होगा। आप लोग बनाने का प्रयास करते हैं। और आज का ये लास्ट सवाल है 10 नंबर, हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का वांट ऑफ गुणांक क्या होगा, तो किसका बोल रहा है निकालने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 वांट ऑफ गुणांक का मतलब होता है कि इस वांट ऑफ गुणांक को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। और वांट ऑफ गुणांक कैसे निकालते हैं, आयनों की संख्या टूटने के बाद बटे टूटने के पहले, बाद बाय पहले, आफ्टर बाय बिफोर, ठीक है, आफ्टर बाय बिफोर, टूटने के बाद के कुल आयनों की संख्या बटे टूटने के पहले। जैसे हम जानते हैं ये कैसे टूटता है, ये टू, दो एच प्लस का दो आयन दे देगा, और इधर SO4 का ये -2। इस चार्ज पर कितना चार्ज है उसको ध्यान नहीं देना है, दैट मीन्स किसके पहले एक था, इधर दो हो गया, इधर एक। तो आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टूटने के बाद, टूटने के बाद 2 + 1 और बटे 1, तो कितना हो गया मेरा 3/1। तो फाइनली मेरा आंसर 3 ही हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, इस तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में तो आप लोग को जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से आपका पूरा कंसेप्ट भी रिवाइज होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा।